गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र क्या हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल जो है वो हमारे भूगोल की दो शाखाएं या दो जो हमारे टाइप्स हैं, फिजिकल और ह्यूमन भूगोल या ज्योग्राफी, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की एक स्ट्रीम है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही उपशाखा है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं और जो उसके साथ प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके जो संबंध बनते हैं, उनको हम आर्थिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। जो हमारी आर्थिक भूगोल है, जिसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं, इसको कई सारे नामों से या कई सारे इसके पर्यायवाची हैं। कई सारे जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने इसको अलग अलग नामों से और अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। जैसे कि C.F. जोन्स ने कहा है कि आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन उद्यमों एवं उनके वितरण तथा वातावरण के भौतिक कारकों और आर्थिक दशाओं के बीच के संबंध का अध्ययन है। मतलब ये है कि जो आर्थिक भूगोल है वह मनुष्य के जो उत्पादन, जो उद्यम करता है, जो परिश्रम करता है, जो एक्टिविटीज होती हैं और उनका जो वितरण है और वातावरण के पर उन मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाओं का जो प्रभाव पड़ता है, वो सब हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसे ही एली किलन और N.F. हॉल ने भी कहा है कि आर्थिक क्रियाओं के वितरण और उनके भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंध के अध्ययन को ही हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। हटिंगटन के अनुसार उन सब प्रकार के भौतिक संसाधन, क्रियाएं और मानव शक्तियों का वर्णन आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है, जो आजीविका प्रदान करने में सहायक हैं या सहायता देते हैं। चिसोल्म, जो कि मेन ज्योग्राफर थे, जिन्होंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, वो कहते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी भौतिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके परिवहन तथा विनिमय पर प्रभाव डालती हैं। आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात से भी है कि इनके द्वारा किसी देश के भावी वाणिज्य विकास की दशा का ज्ञान हो जाता है और यह पता चलता है कि उन पर भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के क्या है कि आर्थिक भूगोल में हम उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उन सब रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं और जो कि ह्यूमन के प्रभाव के अंदर रहते हैं। जैसे कि हमारे मिनरल्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जो हमारी क्रॉप हैं, खेती जो हम करते हैं कौन कौन से प्रकार की करते हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल का स्कोप क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का स्कोप देखो, हम आदमी जो है, मानव जो है, एक सामाजिक प्राणी है और उसकी मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हम सबको पता है, भोजन, वस्त्र और आश्रय है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम मनुष्य की उन 3 आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है सदा प्रयत्न करता रहता है, वह एक्टिव रहता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करता है, काम करता है, जिन्हें हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। अब जैसे कि मैंने कहा कि उन अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, जो 3 बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है, एक्टिविटी करता है, क्रियाएं करता है। वह अपनी वस्तुओं का अन्य भूभागों की वस्तुओं के साथ लेन देन करता है, जिसके लिए वह परिवहन के साधन जुटाता है। अतः आर्थिक भूगोल में मनुष्य के व्यवसाय लाइक एग्रीकल्चर है, हंटिंग है, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना, खाने खोदना, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, व्यापार है, ट्रांसपोर्ट है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका किस तरह से विकास होता है और इनका विश्लेषण, ये सारी चीज़ें हमारे आर्थिक भूगोल के अध्ययन के अंदर ही आती हैं। मनुष्य की ये सारी एक्टिविटी जो हैं, फिर वो प्रकृति पे या वातावरण पे क्या प्रभाव डालती हैं, क्या इफेक्ट डालती हैं, इसको भी हम आर्थिक भूगोल में ही पढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल में जो है ना, सबसे मेन बात क्या है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है उसमें ह्यूमन
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, वो इस स्टडी का मेन फोकस है, केंद्र है वो इस स्टडी का। वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है और किस तरह से अपनी बेसिक नीड्स को वो पूरा करता है। लेकिन क्या है कि मॉडर्न जो हमारा ये जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। वो उसकी जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड न होकर और ज़्यादा मतलब बढ़ गई हैं। वह केवल साधारण जीवन से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह और अधिक उत्तम जीवन जीने के लिए उत्सुक है। इसके लिए वह प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से रिसोर्सेज का प्रयोग करता है, किस तरह से जो है मिनरल्स को ज़्यादा यूज करता है, ये सारी चीज़ें भी हम आर्थिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो हमारा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है उसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ब्रांच हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है। इसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि रिसोर्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और कॉमर्शियल ज्योग्राफी। लेकिन हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार 3 शाखाओं में ही बांट लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। कृषि भूगोल या जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इसमें हम जो कृषि पदार्थों के उत्पादन, उनके वितरण, इन 2 चीज़ों के बारे में मेन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम ये देखेंगे कि कृषि संबंधी उन सभी भौगोलिक दशाओं का हम अध्ययन करते हैं जो कि कृषि के कार्य को प्रभावित करती हैं। अपने खेत में उपजाई जाने वाली वस्तुओं की उपज संबंधी सारी अवस्थाएं, लाइक जो हमारा इंसोलेशन है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, वाटर स्लोप क्या है लैंड का, और फसलों को बोने और काटने का समय इत्यादि, इन सब का ज्ञान एक कृषक को या एक किसान को होना चाहिए। और ये सभी सूचनाएं किसान को कृषि भूगोल से ही प्राप्त होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ब्रिटेन आदि देशों में कृषि भूगोल को विशेष रूप से इसीलिए इसका विकास हुआ है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल। देखिए, औद्योगिक भूगोल जो है वो सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, इसमें हम भौगोलिक वातावरण के उस पक्ष की स्टडी करेंगे जिसमें वहाँ के नेचुरल और ह्यूमन दोनों ही रिसोर्सों का सर्वोत्तम उपयोग करके औद्योगिक इंडस्ट्री को लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। सभी प्रकार के उद्योग धंधे जो हैं, जिसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, फॉरेस्ट एरिया चाहिए है, एग्रीकल्चर है या खनिज संपदा है, ये सब डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। अतः जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका सीधा संबंध, उसका डायरेक्ट जो है रिलेशन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और खनन क्रियाओं से है। इसी प्रकार से शक्ति के साधन, कुशल व्यवस्था, श्रम यानी कि जो लेबर फोर्स है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इसमें डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर। और डिमांड वाला एरिया, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जिस प्रोडक्ट की हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसकी डिमांड क्या उस एरिया में कितनी है, ये सारी चीज़ें ही इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को प्रभावित करती हैं। इन सभी समस्याओं का अध्ययन हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के ही अंतर्गत करते हैं। देन सबसे लास्ट में जो हमारी ब्रांच है वो है कॉमर्शियल ज्योग्राफी। देखिए, कॉमर्शियल ज्योग्राफी जो है, बहुत सारे जो ज्योग्राफर्स हैं वो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और कॉमर्शियल ज्योग्राफी को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन कॉमर्शियल ज्योग्राफी जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से अलग है। आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किसी भी देश का ट्रांसपोर्ट, उसका कम्युनिकेशन, व्यापारिक केंद्र जो हैं, ट्रेड सेंटर जो हैं और पोर्ट, इन सब की पोर्ट जो है वो कैसे डेवलप होती हैं, इन सब रीजन्स का अध्ययन हम कॉमर्शियल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं।
यह भूगोल का कोई अपना निजी अस्तित्व नहीं है, वाणिज्य भूगोल का या कॉमर्शियल भूगोल का। क्योंकि देखो, कोई भी जो कंट्री है वहाँ की जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्स हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, कृषि पदार्थ जो हैं, और शक्ति के साधन तथा जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पे? कॉमर्शियल जो है इन तीनों या चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक स्ट्रीम है। तो वाणिज्य भूगोल का विकास कृषि भूगोल और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी यानी कि औद्योगिक भूगोल, इन दोनों के द्वारा ही होता है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारी कॉमर्शियल ज्योग्राफी है वो इसका कोई ज़्यादा ब्रॉड स्कोप नहीं है या कोई ब्रॉड इसका अपना खुद का कोई रीजन नहीं है। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। सबसे पहले हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन नहीं किया करते, बल्कि वाणिज्य भूगोल का ही हम अध्ययन किया करते। परंतु 1882 में जर्मनी के प्रसिद्ध जो ज्योग्राफर हैं गोट्ज ने आर्थिक भूगोल को या इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कॉमर्शियल ज्योग्राफी से अलग किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा कॉमर्शियल ज्योग्राफी है वह संसार की कुछ एक मेन जो प्रोडक्ट है, कुछ एक जो मेन वस्तुएं हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन और उनका व्यापार, उसमें समय समय पे जो चेंज आ रही है ना, सिर्फ उनका ही अध्ययन करता है। उसे हम कॉमर्शियल ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन आर्थिक भूगोल में हम एक लंबे टाइम तक की किसी प्रोडक्ट की सारी चीज़ों को विश्व के अंदर या किसी एक स्पेसिफिक एरिया के द्वारा हम उसका अध्ययन करते हैं। जो गोट महोदय थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन तथा उस समय के प्रचलित वाणिज्य भूगोल में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा था कि यह जो है आर्थिक, उन्होंने ही जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जो है वो शब्द जो है वो सबसे पहले दिया था और आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किया था। वो कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में विश्व के क्षेत्रों की उन विशेषताओं का हम साइंटिफिक रूप से हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर डायरेक्ट जो है इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल में जो अंतर है उसको समझ नहीं पाते। इसमें एक सिंपल सी और सीधी सी बात है जो गोट्ज महोदय ने भी कही है कि वाणिज्य भूगोल आर्थिक भूगोल है, परंतु संपूर्ण आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल नहीं है। देखिए, इसमें मेन क्या है कि किसी भी आर्थिक क्रिया को, कोई भी एक्टिविटी है, उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 पार्ट्स बनाते हैं उसके। एक उत्पादन, प्रोडक्शन जो हम कर रही हैं, उसके बाद उपभोग जो यूज किया जा रहा है, उसके बाद वितरण, कहाँ कहाँ पे वह चीज़ वितरित हो रही है, पहुंचाई जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कहाँ कहाँ किया जा रहा है, और विनिमय। ठीक है, आर्थिक भूगोल जो है ये जो 4 मैंने आपको बताए पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स का अध्ययन करता है। ठीक है, लेकिन वाणिज्य भूगोल का संबंध इन चारों से ना होकर सिर्फ लास्ट वाली चीज से है, लेन देन से, व्यापार से। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत व्यक्ति की सभी आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो भौगोलिक परिस्थितियों पे क्या प्रभाव डालती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। लेकिन वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों के व्यापार, परिवहन तथा सिर्फ व्यापारिक केंद्र, इन 3 चीज़ों का ही अध्ययन हम करते हैं, ना कि वो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसी क्लाइमेट उसमें चाहिए है, कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की उसमें ज़रूरत होती है। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं, वाणिज्य भूगोल में ये चीज़ें नहीं की जाती। देखिए, इस चीज़ को हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। हमने जो है ना शुगर केन का एक डायग्राम लिया है, गन्ना। देखिए, आर्थिक भूगोल में तो मैंने आपको बताया कि हम उन चारों चीज़ों का वो प्रयोग करेंगे कि उत्पादन कैसे हुआ, उसके बाद उपभोग कैसे हुआ, फिर उसका वितरण कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना, और विनिमय। देखिए, उत्पादन यानी कि जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो फिजियोग्राफिक कंडीशन है, भौगोलिक दशाएं हैं, उनसे उत्पादन संबंधी समस्याएं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं,
कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे उस प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं, और कितनी मात्रा में हमें वो जो प्रोडक्ट है वो चाहिए है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। फर्स्ट बात, इसको हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद जब वो चीज़ मात्रा के अनुसार उत्पादित हो गई, उसके बाद उसका वो जो प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन हमने किया है, उसका मेन एरिया कौन सा है, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन सी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर वो चीज़ उत्पादित हो सकती है। फिर कहाँ कहाँ पे उसकी डिमांड है, विश्व के यानी कि इंटरनेशनल डिमांड है उसकी या सिर्फ नेशनल डिमांड है, कहाँ कहाँ पे उसका वितरण है। और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोग, ठीक है ना, कि उसका हम जो व्यापार है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। अब अगर हमें उस शुगर केन की सिर्फ कॉमर्शियल ज्योग्राफी के अंडर ही हमें अगर स्टडी करनी है तो क्या देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, क्षमता कितनी है, लेबर फोर्स की कितनी ज़रूरत होगी, पूंजी कितनी लगेगी, और देन वो जो प्रोडक्शन है उसके बाद उसकी क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्या होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर समस्याएं, मजदूरी कितनी लगेगी, जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, और प्रॉफिट कितना मिलेगा। और देन उसके बाद आता है कि उसकी आवश्यकता मार्केट के अंदर कितनी है, जो आवश्यकता है मार्केट के अंदर उसमें से हमने जो खर्च किया वो कितना है, और जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितना है। ठीक है, मतलब मेन चीज़ सिर्फ ये है कि कॉमर्शियल ज्योग्राफी सिर्फ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही अपना काम करता है, जबकि जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो प्रॉफिट या लॉस को ना देखते हुए उस प्रोडक्ट का प्रॉपर जो है उसकी स्टडी करता है, किस एरिया में किस क्लाइमेट कंडीशन के कारण कौन सा प्रोडक्शन जो है कितनी मात्रा में होता है। कल हम इसी चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ था, कौन से पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेज आए, और किस तरह से मनुष्य की जो बेसिक नीड्स थी, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो किस तरह से टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड चेंज होती चली गई और बढ़ती चली गई। इन सभी चीज़ों को हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।